Hello students, welcome to newspaper reading article 16. Today's article is from the Indian Express और वो आर्टिकल है what Sero survey results tell us about neutralizing antibodies and herd immunity. अब नॉर्मली क्या होता है ना स्टूडेंट्स, ऐसा कोई आर्टिकल अगर आगे जाके स्टूडेंट्स को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मिलता है, जिनकी रीडिंग की आदत नहीं होती वो बेहोश हो जाते हैं। कारण क्या है कि सीरो सर्वे वर्ड देख के घबरा जाएंगे, न्यूट्रलाइजिंग वर्ड देख के घबरा जाएंगे, एंटीबॉडी देख के घबरा जाएंगे, इम्यूनिटी देख के घबरा जाएंगे और वो मन में सोचेंगे यार ये तो साइंस का आर्टिकल है, मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा हूँ, छोड़ देता हूँ। लेकिन आप ये समझ लीजिए अब ये बाइफरकेशन जो है ना साइंस और कॉमर्स की, ये खत्म हो गई है। अब बात होती है न्यूज़पेपर कौन स्टूडेंट पढ़ता है और कौन नहीं पढ़ता। तो जो न्यूज़पेपर पढ़ता है वो अपने आप को फेमिलियर पाएगा इन वर्ड से कि एंटीबॉडी क्या होती है, इम्यूनिटी क्या होती है, उसको साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए ये आर्टिकल पढ़ना हमें फायदेमंद रहेगा क्योंकि ये टर्म्स से हम फेमिलियर हो जाएंगे। शुरू करते हैं। आउट ऑफ दोज फाउंड इन्फेक्टेड विद नोवल कोरोना वायरस इन अ सीरो सर्वे इन पुणे। तो एक सीरो सर्वे हुआ है पुणे में और उनमें से जो इन्फेक्टेड पाए गए, आउट ऑफ दोज का क्या वॉइस होगी, उनमें से फाउंड यहाँ पर पार्टिसिपल है, जो इन्फेक्टेड पाए गए। किससे इन्फेक्टेड पाए गए? कोरोना वायरस से। जो सर्वे हुआ पुणे में 85% डेवलप्ड इन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, उनमें से 85% ने विकसित कर लिया या उनके अंदर विकसित हो गए न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज। घबराना नहीं है, दो भाग में तोड़ेंगे, पहले न्यूट्रलाइजिंग और एंटीबॉडीज। सबसे पहले एंटीबॉडी स्कूलों में 8, 9, 10 में पढ़ लेते हैं। जब भी शरीर में कोई इन्फेक्शन आता है तो उसको फाइट करने के लिए शरीर के अंदर एंटीबॉडीज पैदा होती है। एंटीबॉडीज प्रोटीन का रूप होते हैं जो कि क्या करते हैं कि शरीर में आए हुए इन्फेक्शन से जुड़ के उसको नलीफाई कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, प्रभाव डालने से रोक देते हैं। और यही वर्ड का मीनिंग है न्यूट्रलाइज। जब हम किसी चीज़ को न्यूट्रलाइज करते हैं तो उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। जैसे किसी को एसिडिटी होती है और वो एंटा एसिड खाता है, तो एंटा एसिड क्या करता है, उसके अंदर बनने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो यहाँ तक क्या बात हुई कि जो सीरो सर्वे हुआ पुणे में, उसमें यह पाया गया कि जो लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हुए थे उनमें से 85% के अंदर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज विकसित हो गए। व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मायने है? एंड व्हाट डज इट टेल अस अबाउट प्रोग्रेस टुवर्ड्स हर्ड इम्यूनिटी? और ये हमें क्या बताता है कि क्या उन्नति हो रही है हर्ड इम्यूनिटी के तरफ? ये हमको इस आर्टिकल में पढ़ने को मिलेगा। अ न्यू स्टडी इन पुणे हैज रिवील्ड, एक नई शोध ने पुणे में ये रिवील किया है। तो रिवील का मतलब होता है टू डिस्क्लोज समथिंग, राज खोलना, कुछ बताना। तो एक नई शोध ने ये राज खोला है क्या? दैट नियरली 85% ऑफ द पीपल हु हैड बीन फाउंड इन्फेक्टेड विद नोवल कोरोना वायरस, की लगभग 85% लोग जो कि इन्फेक्टेड पाए गए थे कोरोना वायरस से इन अ सीरो सर्वे, एक सीरो सर्वे में कंडक्टेड अर्लियर, जो कि कंडक्ट हुआ था पहले, हैड डेवलप्ड न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, उनके अंदर विकसित हो चुकी थी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज। ये मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज क्या हुई। इन अदर वर्ड्स, यानी दूसरे शब्दों में, दीज पीपल हैड डेवलप्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इन लोगों में विकसित हो गई थी इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज। इम्यूनिटी का मतलब समझ लेते हैं, किसी रोग से लड़ने की जो क्षमता है उसको इम्यूनिटी बोलते हैं। किसी रोगों को रेजिस्ट करने की क्षमता, किसी इन्फेक्शन को रेजिस्ट करने की क्षमता को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। यानी इन लोगों के अंदर उस डिजीज के जो है विरुद्ध क्या हो गई थी, इम्यूनिटी पैदा हो चुकी थी। दो पेयर आपने पढ़ने, एक तो अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था इन्फेक्टेड विद। जब कोई भी किसी चीज से इन्फेक्ट होता है तो इन्फेक्टेड विद का पेयर बनता है और इम्यूनिटी का पेयर स्टूडेंट्स याद रखना अगेंस्ट से बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज समटाइम्स थॉट, ऐसा कभी कभी माना जाता है, सोचा जाता है, दैट एवरीवन हु इज इन्फेक्टेड विद अ डिजीज, की हर कोई जो इन्फेक्टेड है रोग से, किसी कॉजिंग वायरस या डिजीज कॉजिंग वायरस, एक किसी वायरस से जिससे रोग होते हैं, एंड रिकवर्स, और जो रिकवर हो जाता है, बिकम्स इम्यून टू द डिजीज, वो इम्यून हो जाता है उस रोग से। तो वो बोल रहे हैं ऐसा माना जाता है कि किसी को अगर कोई डिजीज हुआ है किसी वायरस के कारण और व्यक्ति ठीक हो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि वो इम्यून हो गया। इम्यून हो गया मतलब उसके अंदर एंटीबॉडीज आ गई हैं जो कि अब उस रोग से लड़ सकती है, या ऐसा ही बोल सकते हैं कि अब उसको वो रोग नहीं होगा, ऐसा माना जाता है। बिकॉज दे बिल्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट, क्योंकि उनके अंदर एंटीबॉडीज बन जाती है उस रोग के विरुद्ध। बट दैट इज नॉट द केस, परंतु ऐसा नहीं है। वाइल द क्रिएशन ऑफ एंटीबॉडीज इज नेसेसरी फॉर द रिकवरी प्रोसेस, वाइल यहाँ पर है जबकि, जबकि हालांकि जो क्रिएशन है, निर्माण है एंटीबॉडीज का, वो नेसेसरी है, जरूरी है रिकवरी के प्रक्रिया के लिए। इट डज नॉट गारंटी इम्यूनिटी अगेंस्ट फ्यूचर अटैक फ्रॉम द सेम वायरस, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आपके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो गई है या इम्यूनिटी रहेगी
इसके प्रति अगर फ्यूचर में ये वायरस आप पे दोबारा अटैक करता है, क्योंकि तो जरूरी नहीं है ऐसा कि एक बार आपको, अगर मान लीजिए अगर ये केस कोरोना वायरस का ही चल रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते एक बार अगर आपको कोरोना वायरस हो गया तो अब आगे जाके कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इम्यूनिटी कम्स फ्रॉम व्हाट आर नोन एज न्यूट्रलाइजिंग और प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज। तो हमारे राइटर बता रहे हैं हमें इम्यूनिटी किससे आती है। इम्यूनिटी आती है न्यूट्रलाइजिंग या प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी से इम्यूनिटी आती है। एंटीबॉडीज मैंने बताते थे वो प्रोटीन होता है जो कि आपके इन्फेक्शन को मारता है। तो अब पढ़ रहे हैं कि ये न्यूट्रलाइजिंग और प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज क्या होती हैं। सो व्हाट आर दीज न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज लाइक अदर एंटीबॉडीज। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज दूसरी एंटीबॉडीज की तरह दैट आर क्रिएटेड, जिनका निर्माण होता है, जो बनती हैं लड़ने के लिए, टू फाइट द डिजीज से, आर नथिंग बट प्रोटीन्स। ये कुछ नहीं होते सिवाय प्रोटीन्स के। दीज आर अ स्मॉल सबसेट ऑफ अ डिजीज स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। ये जो है एक स्मॉल सबसेट है। अब सबसेट को समझने के लिए आपने मैथ्स में सेट थ्योरी पढ़ी है। मान लीजिए बोलता हूँ सेट ऑफ जो है अल्फ़ाबेट, तो आप बोलोगे A to Z, ये एक सेट है पूरा। इसमें से मैं बोलता हूँ कि अच्छा सेट ऑफ वॉवल्स, तो आप बोलोगे AEIOU, तो AEIOU है वो सबसेट है अल्फ़ाबेट का। ऐसे ही मान लीजिए मैंने बोला नंबर 1 to 100 एक सेट है, इसमें जो है इवन नंबर्स, तो आप बोलोगे सर 2 से डिवाइड होने वाले 2, 4, 6, 8, ये सबसेट है 1 to 100 के नंबर्स का। तो सबसेट का मतलब एक छोटा पार्ट समझ लीजिए आप। तो ये जो है एक छोटा हिस्सा है डिजीज स्पेसिफिक एंटीबॉडीज का। डिजीज स्पेसिफिक एंटीबॉडी का तो हमें मतलब पता है। डिजीज स्पेसिफिक का मतलब उसी डिजीज से संबंधित जो एंटीबॉडीज को हम बोलेंगे डिजीज स्पेसिफिक एंटीबॉडीज दैट आर जनरेटेड, जो जनरेट होते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं, जो बनते हैं वंस एन इन्फेक्शन हैज अकर्ड। ये तब बनते हैं जब इन्फेक्शन होता है। तो पूरे पैराग्राफ का क्या मतलब निकलता है कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी किसी और एंटीबॉडी की तरह ही क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जो कि कब बनते हैं, जब कोई इन्फेक्शन शरीर में अकर होता है, तो ये जो है प्रोटीन्स जो है बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। द न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज बिकम स्पेशल। ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज विशेष बनते हैं बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू थॉट, क्योंकि इनके अंदर क्षमता होती है थॉट करने की। जब आप किसी चीज को थॉट करते हैं ना, उसको होने से रोकते हैं, कामयाब होने से रोकते हैं, आगे बढ़ने से रोकते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्षमता होती है थॉट करने की। क्या, किसको, द एंट्री ऑफ द सेम वायरस इनसाइड ह्यूमन बॉडीज इन द फ्यूचर, क्योंकि इनके अंदर क्षमता होती है कि भविष्य में उसी वायरस की एंट्री को शरीर में ये थॉट कर देते हैं, रोक देते हैं, होने से मना कर देते हैं। द अदर एंटीबॉडीज हेल्प इन फाइटिंग ऑफ द वायरस। दूसरे प्रकार की जो एंटीबॉडीज होती हैं वो मदद करती हैं लड़ने में, फाइटिंग ऑफ द वायरस वंस द इन्फेक्शन हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो दो प्रकार के एंटीबॉडीज की बात हो रही है। एक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी है और एक नॉर्मल एंटीबॉडी। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी ज़्यादा जरूरी है, क्यों, क्योंकि अगर ये आपके अंदर विकसित होगी तो भविष्य में भी क्या होगा, ये वायरस को आपकी बॉडी में एंटर नहीं करने देगी। और जो दूसरे प्रकार की एंटीबॉडी है वो क्या है, वो इस वायरस से लड़ने में मदद कर रही है, ऐसा समझना। सीरो सर्वेज like the ones that have been conducted in Delhi, Mumbai, Pune and other cities only look for the presence of antibodies in people। अब सीरो सर्वे का भी स्टूडेंट्स मतलब पता लग गया कि सीरो सर्वे किस प्रकार के जो कि हुए हैं, कंडक्ट किए गए हैं दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में और दूसरे शहरों में। ओनली लुक, वो सिर्फ ढूंढते हैं किस चीज की प्रेजेंस को, एंटीबॉडीज की। तो सीरो सर्वे सिर्फ ये ढूंढता है कि शरीर में एंटीबॉडी है या नहीं। वो रोग नहीं ढूंढता, वो ढूंढता है कि एंटीबॉडी है या नहीं है। Their purpose is to find out whether a person has been infected with the virus or not। उनका उद्देश्य, किनका उद्देश्य की बात हो रही, सीरो सर्विस। सीरो सर्विस का उद्देश्य ये है कि वो पाएं, ढूंढे वेदर अ पर्सन हैज बीन इन्फेक्टेड, कि क्या कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड हुआ है वायरस से या नहीं। एंड थ्रू रैंडम टेस्टिंग, और रैंडम टेस्टिंग के माध्यम से, रैंडम टेस्टिंग का भी मतलब समझ लीजिए, कोई भी स्टूडेंट्स कोई चीज़ रैंडम है ना, तो बिना किसी प्लान के, बिना किसी पर्पस के, बिना किसी पैटर्न के करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल क्लास में बैठे हुए अगर मैं 10 बच्चों से रैंडम क्वेश्चन पूछता हूँ, तो मैं पहले से मन बना के नहीं पूछ रहा हूँ कि इससे पूछूंगा उससे पूछूंगा। रैंडम मतलब मेरे मन में जो भी कोई 10 बच्चे आए, मैंने उनसे क्वेश्चन पूछ लिया। अगर मैं कोई रैंडम क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका भी मतलब यह है कि मैंने पहले से नहीं सोचा हुआ है कि मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगा और क्या नहीं पूछूंगा, जो क्वेश्चन मेरे मन में आ जाएगा वो पूछ लूंगा। तो रैंडम टेस्टिंग के माध्यम से, एंड थ्रू रैंडम टेस्टिंग ऑफ पीपल एस्टिमेट द एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड ऑफ द डिजीज। और रैंडम टेस्टिंग के माध्यम से आकलन किया जाता है एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब किस हद तक, किस डिग्री तक, किस मैग्नीट्यूड तक स्प्रेड हुआ है ये डिजीज, और प्रेवलेंस इन द पॉपुलेशन ग्रुप। और प्रेवलेंस का मतलब कितना कॉमन है,
ये इस पॉपुलेशन में। तो बेसिकली सीरो सर्वे का उद्देश्य बताइए, सीरो सर्वे का उद्देश्य क्या है, रैंडम टेस्टिंग करो और ये आकलन लगाओ कि किस हद तक ये डिजीज जो है पॉपुलेशन में फैल चुका है या पॉपुलेशन को हो चुका है। डिटेक्शन ऑफ डिजीज स्पेसिफिक एंटीबॉडीज कंफर्म। डिटेक्शन का मतलब किसी चीज को हम डिटेक्ट करते हैं तो फाइंड आउट करते हैं, डिस्कवर करते हैं। तो पता लगाना, किसका पता लगाना, डिजीज स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। डिजीज स्पेसिफिक एंटीबॉडी यानी जब सीरो सर्वे हो रहा है तो दिमाग में रखते हुए हो रहा है कि हमने किसकी एंटीबॉडी ढूंढनी, हमने कोरोना वायरस की एंटीबॉडी ढूंढनी। स्पेसिफिक है ना कि किसके हिसाब से, कोरोना वायरस के हिसाब। तो डिजीज के अनुसार एंटीबॉडी ये कंफर्म करती है, कौन से डिजीज के हिसाब से, कोरोना वायरस के हिसाब से जो एंटीबॉडी बनी है वो ये कंफर्म करती है दैट द पर्सन हैड बीन इन्फेक्टेड, कि ये जो व्यक्ति है ये इन्फेक्ट हुआ था वायरस से इन द पास्ट में। बट अ फर्दर टेस्ट, लेकिन एक और एडिशनल टेस्ट जो है, एक और अतिरिक्त टेस्ट जो है, नीड्स टू बी कैरिड आउट, किया जाना जरूरी है। कैरी आउट जब हम किसी चीज को करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अमल में लाते हैं, लागू करते हैं, अकम्प्लिश करते हैं। तो एक और टेस्ट जो है किया जाना जरूरी होता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, डिटेक्ट करने के लिए प्रेजेंस किसकी, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज की। ठीक है, तो बेसिकली दो टेस्ट करना जरूरी है। एक डिटेक्शन ऑफ द डिजीज स्पेसिफिक एंटीबॉडी, यानी कि जो पहला टेस्ट है सीरो सर्वे में वो ये तो बता देता है कि इस व्यक्ति को कोरोना वायरस हुआ था, इन्फेक्ट हुआ था ये वायरस से। लेकिन एक और टेस्ट करना जरूरी है जिससे ये पता लगता है कि चलो ठीक है इस व्यक्ति को कोरोना वायरस तो हुआ था, लेकिन क्या इसके अंदर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बनी या नहीं बनी, क्या आगे जाके दोबारा इसको होने का चांस है या नहीं है। यही तो पढ़ रहा है कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी अगर बनी है तो आगे जाके क्या है, चांस नहीं है कि आपको ये वायरस दोबारा से होगा। आगे बढ़ते हैं। दिस इज वॉट हैज हैपेंड इन द केस ऑफ पुणे, यही हुआ है पुणे के मामले में। सो फार दिस इज द ओनली स्टडी, अब तक यही एकमात्र स्टडी है दैट हैज लुक्ड फॉर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, जिसने ढूंढा है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज को। पुणे में ये स्टडी हुई है जहाँ पर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी भी ढूंढी जा रही है। नहीं तो नॉर्मली सिर्फ टेस्टिंग क्या होती है कि बस ये देखा डिजीज स्पेसिफिक एंटीबॉडी ढूंढी कि इनके अंदर कोरोना वायरस को लेकर एंटीबॉडी है या नहीं है। अगर कोरोना वायरस को लेकर एंटीबॉडी है यानी इनको कोरोना वायरस हुआ था। लेकिन क्या नहीं ढूंढा जाता, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी नहीं ढूंढी जाती। लेकिन कहाँ पे ढूंढी गई है, कि पुणे में हुआ है काम। द स्टडी शोज दैट वाइल अ मेजॉरिटी ऑफ इन्फेक्टेड पीपल डू डेवलप इम्यूनिटी, स्टडी दिखाती है कि जबकि एक बड़ा हिस्सा पॉपुलेशन का डेवलप कर लेता है इम्यूनिटी, अ सिग्निफिकेंट पोर्शन है यानी एक बड़ा पोर्शन 15% इन दिस केस, यानी इस मामले में 15% जो है who do not become immune even after getting infected। तो इनमें से 15% ऐसे भी लोग हैं जो इम्यून नहीं होते हैं इन्फेक्शन होने के बावजूद। यानी कि ये सार निकालना कि अगर जो है आपको इन्फेक्शन हो गया, आपको एक बार कोरोना वायरस हो गया तो अब आप हमेशा के लिए जो है इस वायरस से इम्यून हो गए, ये सार निकालना गलत होगा। क्योंकि उन्होंने क्या बोला, देखो इसी केस में ये पता चला कि लगभग 15% लोग जो है उनको वो इन्फेक्ट तो हुए लेकिन उनके अंदर इम्यूनिटी पैदा नहीं हुई, यानी उनके अंदर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज पैदा नहीं हुई। साधारण एंटीबॉडीज तो पैदा हुई जिसने कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करी, लेकिन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज पैदा नहीं हुई। दैट वुड मीन, इसके मायने ये होंगे दैट दे आर एट रिस्क। स्टूडेंट्स के पेयर याद रखना है, एट रिस्क, खतरे में। इसका मतलब यह है कि वो खतरे में है ऑफ री इन्फेक्शन, उनको दोबारा खतरा जो है इन्फेक्शन होने का खतरा है। ऑल्दो वेरी फ्यू केसेस ऑफ री इन्फेक्शन हैव बीन डॉक्यूमेंटेड, हालांकि बहुत कम मामले जो है री इन्फेक्शन के डॉक्यूमेंट किए गए हैं। डॉक्यूमेंट किए गए का मतलब उसके बारे में कोई हमारे पास ऑफिशियल जानकारी है। इन द करंट एपिडेमिक में इट कैनॉट बी रूल्ड आउट, लेकिन इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। जब हम किसी चीज को रूल आउट करते हैं तो उसकी होने की संभावना जो हम मान लेते हैं ना के बराबर है, उसके होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये इसके होने की संभावना ना के बराबर है। ठीक है, री इन्फेक्शन की ऐसा नहीं है कि री इन्फेक्शन नहीं हो सकता। दैट इज वाई, इसीलिए पीपल हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम द डिजीज, वे लोग जो रिकवर हो चुके हैं इस डिजीज से, आर ऑल्सो अर्ज्ड, उनको अर्ज करा जाता है। जब हम किसी को अर्ज करते हैं ना, बहुत स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनको रिक्वेस्ट किया जाता है टू कंटिन्यू टू टेक प्रोटेक्टिव मेजर्स, कि वो जारी रखें प्रोटेक्टिव मेजर्स लेना है, यानी प्रोटेक्ट करने को अपने आप को जारी रखें, मास्क पहनना जारी रखें, सैनिटाइजर से हाथ धोना जारी रखें, सच एज प्रैक्टिस फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड वेयरिंग अ मास्क, जैसे कि वो क्या करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग, दूरी बनाए रखें और मास्क पहने। अगला है जो जानकारी मिल रही है, क्या ये इम्यूनिटी परमानेंट है, यानी कि अगर आपके अंदर एक बार एंटीबॉडी पैदा हो गई, क्या आप इम्यूनिटी हमेशा के लिए, सदैव के लिए। इट कैन बी अगेंस्ट सम इन्फेक्शन, ऐसा कुछ इन्फेक्शन के लिए तो हो सकता है, कुछ इन्फेक्शन के मामले में तो हो सकता है। बट इन द केस ऑफ द नोवल कोरोना वायरस, लेकिन कोरोना वायरस के केस में
इट इज नॉट येट नोन, अभी तक इसके कोई जानकारी नहीं है, वेदर की द इम्यूनिटी अक्वायर्ड, की जो इम्यूनिटी हासिल की गई है, प्राप्त की गई है थ्रू नेचुरल इन्फेक्शन, प्राकृतिक इन्फेक्शन के कारण, लास्ट फॉर वीक्स, मंथ्स और ईयर्स, ये जो इम्यूनिटी आपके अंदर आई है ये सप्ताहों के लिए आई है, कुछ महीनों के लिए आई है, या कुछ वर्षों के लिए आई है। क्योंकि देखो अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कुछ पुरानी बीमारियां चलती आ रही हैं, कुछ पुराने इन्फेक्शन है, उनके लिए तो पता है कि एक बार अगर आपको बीमारी हो गई, जैसे बच्चों को बोलते हैं ना कि एक बार तो चिकन पॉक्स हो गई होगा, फिर चिकन पॉक्स एक बार हो जाए तो दोबारा होने के चांसेस ना के बराबर है, तो एक एग्जाम्पल है। तो एक बार आपको हो गया तो दोबारा होने के चांसेस ना के बराबर है, लेकिन यहाँ पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक बार आपको अगर कोरोना वायरस हो गया तो दोबारा महीनों तक, हफ्तों तक या वर्षों तक नहीं हो सकता, इसकी कोई जानकारी नहीं है। द लॉन्गेविटी ऑफ द इम्यूनिटी, लॉन्गेविटी का मतलब कितना लंबा जीवन है इस इम्यूनिटी का, लॉन्ग लाइफ ऑफ द इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज डिपेंड्स ऑन अ वेराइटी ऑफ फैक्टर्स। तो ये जो कितनी लंबी आपकी इम्यूनिटी चलेगी किसी डिजीज के प्रति, वो निर्भर करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, जिसमें शामिल है कि ये जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज आपके अंदर बनी है, पेशेंट के अंदर जनरेट हुई है, पेशेंट के अंदर उनकी मात्रा क्या है, उनकी संख्या क्या है। इन द पुणे स्टडी, पुणे के स्टडी में फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, अबाउट हाफ द पीपल, लगभग जो आधे लोग थे, विद न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज हैड जनरेटेड हाई लेवल्स ऑफ दीज एंटीबॉडीज, लगभग आधे लोगों में तो बहुत ज्यादा लेवल था न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज का, वाइल द अदर, जबकि दूसरों में हैड रिलेटिवली लो लेवल, जबकि दूसरों में जो था इसका स्तर काफी कम था। रिलेटिवली देखो, जब भी रिलेटिव वर्ड यूज होता है ना तो इट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। मान लीजिए मैंने दो लोगों की सैलरी कंपेयर कर रहा हूँ और मैं बोलता हूँ कि माई सैलरी इज रिलेटिवली लो, तो रिलेटिवली का मतलब कंपेयर टू द अदर पर्सन। तो अब यहाँ पर क्या बोला कि पुणे में जो सर्वे हुआ ना, लगभग आधे लोगों के अंदर जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज थी वो काफी ज्यादा थी, लेकिन आधे में अगर देखें तो उनसे कंपेयर करें उन लोगों से तो काफी कम थी। Those with a high quantity of neutralizing antibodies could be expected to remain immune to the disease for a longer time. वे लोग जिनके अंदर हाई क्वांटिटी है एंटीबॉडीज की, कौन सी, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज की, कुड बी एक्सपेक्टेड, तो ऐसी उनके लिए हम क्या है, ऐसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है उनके लिए, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, संभावना की बात हो रही है कि वो इम्यून रहेंगे डिजीज से ज्यादा लंबे समय के लिए। अभी भी ये नहीं पता कितने समय के लिए, बस ये बोला ज्यादा समय के लिए। There are many important caveats to this. Caveat बहुत important word. Caveat is a warning, caution. Caveat कोई चीज जिसके प्रति आपने सचेत रहना है, तो इसके प्रति लेकिन एक सचेत इंपॉर्टेंट बात है सचेत रहने की, वो क्या, एंड द अमाउंट ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज वुड बी जस्ट वन फैक्टर, और वो ये कह रहे हैं कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज जो है वो भी क्या है, वो एक ही फैक्टर है, मतलब सिर्फ यही बात नहीं है कि कितनी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, यानी इसके अलावा भी और फैक्टर्स हो सकते हैं कि व्यक्ति कितने समय तक इम्यून रहेगा। बट इन जनरल वन कैन से, लेकिन जनरली हम ये कह सकते हैं that higher quantities of neutralizing antibodies would be associated with longer lasting immunity against the disease। लेकिन हम इन जनरल सेंस ये कह सकते हैं कि हायर क्वांटिटी अगर है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी की, तो इसको हम एसोसिएट किया जा सकता है, इसको जोड़ के देखा जा सकता है किससे, लॉन्गर लास्टिंग इम्यूनिटी, लंबे चलने वाली इम्यूनिटी से डिजीज के प्रति। ये बात किसने बोली, ये विनीता बल ने बोली, जो कि इम्यूनोलॉजिस्ट हैं। अगले एसएससी के पेपर में आ जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में। इम्यूनोलॉजिस्ट कौन है, इम्यूनोलॉजिस्ट कौन है, एक्सपर्ट इन द साइंस ऑफ इम्यूनोलॉजी, हु इज द को ऑथर ऑफ द स्टडी, जो कि शोध की को ऑथर हैं। दिस इज बिकॉज, ये इसलिए है क्योंकि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज एज ऑल्सो अदर एंटीबॉडीज, क्योंकि जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज है और एंटीबॉडीज की तरह डिक्रीज विद टाइम, समय के साथ साथ कम हो जाती हैं। यानी आपके शरीर में अगर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी एक बार पैदा हो गई तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा रहेगी, वो समय के साथ क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। द रेट ऑफ डिक्लाइन, कम होने का दर, रेट वेरीज इन डिफरेंट डिजीजेज, अलग अलग होता है अलग अलग रोगों में, एंड इंडिविजुअल्स, और अलग अलग लोगों में, यानी रोग के हिसाब से भी है इसका दर अलग होता है और लोगों के हिसाब से भी इसका दर अलग होता है। So in the same time that people with low neutralizing antibodies see their immunity becoming ineffective, so इसीलिए उस काल में, उस सेम टाइम में जिसमें कि वे लोग जिनकी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी जो है कम है और वो देखते हैं कि उनकी जो इम्यूनिटी है वो इनफेक्टिव होती जा रही है, इनफेक्टिव का मतलब उतनी इफेक्टिव नहीं है, दोज विद हायर लेवल्स, वे लोग जिनके अंदर हायर लेवल है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का, कुड स्टिल हैव इनफ टू कंटिन्यू टू फेंड ऑफ द वायरस,
तो उनके पास संभावना है कि वो उनके पास ज़्यादा समय होता है क्या करने का, फेंड ऑफ द वायरस का मतलब वायरस से अपने आप को डिफेंड करने का। तो बेसिकली इस 4-5 लाइन का सार क्या निकलता है, 2 लोग हैं, एक के अंदर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी ज़्यादा है, एक के अंदर कम है, तो जिसके अंदर कम है वो ये पाएगा कि कुछ समय के बाद उसकी इम्यूनिटी जो है रोग के प्रति कम हो गई, जबकि जिसके अंदर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी ज़्यादा है वो ये पाएगा कि वो अभी तक उसकी इम्यूनिटी बरकरार है। इन जनरल सामान्य तौर पे दोज विद हायर अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज आर आल्सो बेटर प्रोटेक्टेड। वो बोले जिनके अंदर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी ज़्यादा है वो बेटर प्रोटेक्टेड है, ये बात तो हो ही गई है। व्हाट इज डिफिकल्ट टू असर्टेन, हाउएवर, तो जो चीज़ कठिन है, असर्टेन करने का मतलब आंकना, तो जो चीज़ आंकना कठिन है हाउएवर वो क्या है, खास तौर पे इन द केस ऑफ अ न्यू वायरस, इस नए वायरस के मामले में, लाइक द वन बिहाइंड द प्रेजेंट एपिडेमिक, जो कि इस एपिडेमिक का कारण है, इज द ऑप्टिमम लेवल अबव विच अ पर्सन वुड बी डेफिनेटली इम्यून टू द डिजीज। यानी कि ये बात तो चलो जनरली हम बोल सकते हैं कि जिसके अंदर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज ज़्यादा है वो बेहतर प्रोटेक्टेड है, लेकिन ये आंकना अभी कठिन है कि ये जो नया वायरस चल रहा है इसके बारे में हमारे पास कोई पूर्व उदाहरण नहीं है, अनप्रेसिडेंटेड है। तो इसमें पता लगाना कि ऑप्टिमम लेवल क्या है, ऑप्टिमम लेवल इज द बेस्ट लेवल, कि बेस्ट लेवल क्या है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज का इस डिजीज से इम्यून रहने के लिए, वो हमें कोई जानकारी नहीं है। ऑल्सो साइंटिस्ट डू नॉट फुली अंडरस्टैंड, साइंटिस्ट जो है पूरी तरीके से ये नहीं समझते वाई सर्टन पीपल डू नॉट जनरेट न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, कि क्यों कुछ लोगों में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज बनती ही नहीं। देयर इम्यून सिस्टम सीम्स टू बी वर्किंग फाइन, ऐसा प्रतीत होता है कि उनका इम्यून सिस्टम सही काम कर रहा है, बट फॉर वट एवर रीजन, परंतु लेकिन पता नहीं किस रीजन से, दे डू नॉट क्रिएट दो स्पेसिफिक प्रोटीन्स, लेकिन उनके अंदर जो विशेष प्रोटीन है वो नहीं बनते हैं। नो बायोलॉजी दैट वी नो ऑफ कैन एग्जाम्पल दिस एज ऑफ नाउ, तो वगैरह जो बायोलॉजी हमारे पास, जो विज्ञान अभी हमने पढ़ा हुआ है उसके अंदर इसका कोई उदाहरण नहीं है। ये बात भी जो भी बात हुई थी साइंटिस्ट की उन्होंने कही। अच्छा, अब आगे ये प्रश्न आता है कि व्हाट अबाउट वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी, कि भाई आगे भी ये बात हो रही है वैक्सीनेशन बन रही है, तो वैक्सीनेशन जो इम्यूनिटी मिलेगी उसके बारे में क्या बात करें फिर। एज इन द केस ऑफ नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जैसा कि प्राकृतिक तौर पे हासिल हुई इम्यूनिटी है, वी डू नॉट नो एज ऑफ नाउ, हमें अभी नहीं पता हाउ लॉन्ग द इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय वैक्सीन वुड लास्ट अगेंस्ट द नोवल कोरोना वायरस, तो जो वैक्सीन द्वारा इम्यूनिटी मिलेगी उसमें भी नहीं पता हमें कि वो कितने लंबे समय तक चलेगी कोरोना वायरस के विरुद्ध। तो अभी ये बात तो हो गई थी कि जो प्राकृतिक रूप से इम्यूनिटी मिल रही है, तो उसमें ये तो पता है कि जितनी ज़्यादा न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी होगी उतने लंबे समय तक इम्यूनिटी चलेगी, लेकिन ये नहीं पता ना कितना समय, ये पता है कि लंबा चलेगा। ऐसी जो है ये बोला जा रहा है कि वैक्सीन से जो हमें इम्यूनिटी मिलेगी उसका भी हमें नहीं पता कि कितने समय तक हम इम्यून रहेंगे, कितने समय तक हम प्रोटेक्टेड रहेंगे इस डिजीज से। डॉक्टर आरती नागरकर, वन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, डॉक्टर आरती नागरकर जो इन्वेस्टिगेटर्स में से एक है, शोधकर्ताओं में से एक है पुणे स्टडी में, सेड, उन्होंने कहा द लेवल ऑफ इम्यूनिटी जनरेटेड बाय वैक्सीन, जो स्तर है इम्यूनिटी का जो जनरेट हो रहा है वैक्सीन से, इज यूजुअली एक्सपेक्टेड, सामान्यतः एक्सपेक्ट किया जाता है, टू बी लॉन्गर एंड बेटर। तो सामान्यतः वैक्सीन का मतलब ये, इनके अनुसार क्या, वैक्सीन का मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ का वैक्सीन आपको मिल रहा है तो ये माना जाता है कि उसका जो प्रोटेक्शन जो आपको मिलता है वो लंबा होता है और ज़्यादा समय तक चलने वाला जो है प्रोटेक्शन मिलता है। दैट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि द वैक्सीन इज डिज़ाइंड, क्योंकि वैक्सीन जो है डिज़ाइन होती है टू ट्रिगर अ स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स। अब ट्रिगर वैसे तो बंदूक के ट्रिगर को बोलते हैं ना, जिसको खींचो तो गोली चल जाती है, ट्रिगर एक वर्ब भी है। ट्रिगर वो एक्शन है जिससे कोई और एक्शन शुरू हो जाता है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि वैक्सीन इस तरीके से डिजाइन होती है कि आपके अंदर वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स को पैदा करती है विद अ हाई फ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, और उसके अंदर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज भी होती है, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो डॉक्टर आरती नागरकर का ये कहना है कि वैक्सीनेशन से मिली हुई जो इम्यूनिटी होगी, एक्सपेक्टेड ये है कि वो जो है उसमें न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज जो है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी और ज़्यादा लंबे समय तक व्यक्ति इसमें जो रहेगा प्रोटेक्टेड रहेगा। बट सिंस, परंतु क्योंकि द वैक्सीन करंटली अंडर प्रोडक्शन, जो वैक्सीन जो करंटली इस समय अंडर प्रोडक्शन उत्पादित हो रही है इस समय, हैव बीन अंडर ट्रायल फॉर ओनली अ फ्यू मंथ्स, उन पे जो ट्रायल हुआ है वो कुछ ही महीनों का हुआ है। द ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी दे प्रोवाइड इज नॉट नोन, इसीलिए वो उन जो कितनी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है उसकी ड्यूरेशन कितनी है उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। इफ द वैक्सीन्स दैट आर इवेंचुअली अप्रूव्ड,
वैक्सीन जो अंततः इम्प्रूव होगी, इवेंचुअली का मतलब जो है पूरे प्रोसेस के बाद लंबे समय के बाद जो अप्रूव होगी फॉर यूज डू नॉट प्रोवाइड लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी। अगर वो वैक्सीन जो है लंबे समय तक चलने वाली इम्यूनिटी अगर प्रदान नहीं करेगी, दे आर अनलाइकली टू हैव हाई एक्सेप्टेंस अमंग द जनरल पब्लिक। तो ऐसी संभावना नहीं है कि लोगों के अंदर, आम जनता के बीच उसकी जो है हाई एक्सेप्टेंस होगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए दवाई आ जाए, वैक्सीन आ जाए, और हम ये बोले कि भैया ये वैक्सीन के बाद तो 2 ही महीने तक जो है आप इम्यून रहोगे, बहुत कम समय तक आप इम्यून रहोगे, तो आम जनता के अंदर जो है इसकी एक्सेप्टेंस, आम जनता जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये बात उन्होंने बोली। फिर आगे बोला जाता है, इज पुणे अप्रोचिंग हर्ड इम्यूनिटी, क्या पुणे हर्ड इम्यूनिटी के करीब है? दैट इज समथिंग दैट साइंटिस्ट आर केयरफुल नॉट टू अजर्ट। तो ये एक ऐसी बात है जो साइंटिस्ट बहुत ध्यानपूर्वक जो है अजर्ट नहीं कर रहे हैं। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन से एंड अजर्ट। व्हेन यू से समथिंग तो वो फोर्सफुल नहीं होता। अजर्ट में क्या, जब मैं किसी चीज को फोर्सफुली बोलता हूँ, बहुत स्ट्रांगली बोलता हूँ, तो कहने का मतलब साइंटिस्ट इस बात को ना बहुत फोर्सफुली नहीं बोल रहे। देखो, दो जवाब होते हैं, ये होगा, हाँ ये होगा, हो भी सकता है। डिफरेंस दिख रहा है? हो भी सकता है जो अजर्ट नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट सेइंग। अजर्ट करने का मतलब यू आर श्योर एक तरीके से। तो साइंटिस्ट इसको अजर्ट नहीं कर रहे हैं इस पॉइंट पे कि पुणे जो है हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहा है। द सीरो सर्वे वॉज कंडक्टेड ऑन अबाउट 1650 इंडिविजुअल्स। सीरो सर्वे लगभग 1650 लोगों पे किया गया था, इन 5 प्रभाग्स, ईच कंसिस्टिंग ऑफ 3 to 4 म्युनिसिपल वार्ड्स। 5 प्रभागों में, जिसमें कि हर प्रभाग में 3 से 4 म्युनिसिपल वार्ड्स थे शहर के। अबाउट 51% ऑफ दोज हु वर टेस्टेड, लगभग 51% लोग जो टेस्ट हुए थे, और अबाउट 850 या लगभग 850 लोग वर फाउंड टू हैव एंटीबॉडीज, उनमें एंटीबॉडीज पाई गई। ऑफ दोज विद एंटीबॉडीज, जिनमें एंटीबॉडीज पाई गई, उनमें से नाउ 85% हैव बीन फाउंड टू हैव डेवलप्ड इम्यूनिटी। अब उनमें ये पाया गया है कि उनके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो चुकी है, इम्यून हो चुके हैं। तो बेसिकली क्या बोला उन्होंने कि जितने लोग जो टेस्ट किए थे, उसमें से आधों के अंदर जो एंटीबॉडीज मिली, और उनमें से भी 85% के अंदर अब ये पाया जा रहा है कि इम्यूनिटी उनके अंदर आ गई है। डिजीज प्रेवलेंस इन पुणे, प्रेवलेंस का मैंने अभी बताया था ना, कोई चीज़ कितनी कॉमन है, तो डिजीज कितना कॉमन है पुणे में, लाइक एनी अदर सिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। तो किसी और शहर की तरह वो भी यूनिफॉर्म नहीं। यूनिफॉर्म का मतलब पूरे, हम ये नहीं बोल सकते कि पूरे पुणे में एक ही तरीके से डिजीज फैला हुआ है, किसी कोने में ज़्यादा फैला हुआ है, किसी कोने में कम फैला हुआ है, यूनिफॉर्म नहीं। बट द फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी कुड बी अप्लाइड, परंतु जो फाइंडिंग्स है यानी जो रिजल्ट है स्टडी के, कुड बी अप्लाइड, उनको अप्लाई किया जा सकता है वेल, अच्छे से, इन द स्मॉल पॉपुलेशन ग्रुप्स। जहाँ पर छोटी पॉपुलेशन है वहाँ पर आप इस स्टडी की फाइंडिंग्स को लागू कर सकते हैं। विद इन द प्रभाग्स वेयर द सीरो सर्वे वॉज कंडक्टेड, खास तौर पर उन प्रभाग्स के अंदर ही जहाँ पर ये सीरो सर्वे कंडक्ट किया गया था। द फाइंडिंग्स डू सजेस्ट, निसंदेह, यकीनन, ये जो डू है ना, ये इम्फेटिक डू है, जोर देने के लिए, जैसे उन्होंने निसंदेह ये जो फाइंडिंग्स है सजेस्ट करती हैं दैट द डिजीज प्रेवलेंस, की जो डिजीज का जो प्रेवलेंस है, कि जो डिजीज कितना कॉमन है विद इन दीज पॉपुलेशन ग्रुप्स हैड रीच्ड सच लेवल्स, कि जो डिजीज है इन पॉपुलेशन ग्रुप में उस लेवल तक पहुंच चुके हैं दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी कुड बी प्लेइंग आउट, कि ये बोला जा सकता है कि यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी शायद हो चुकी है। तो जिस लेवल तक जो है डिजीज पाया जा रहा है इस समय, ये बोला जा सकता है कि शायद यहाँ पर जो है हर्ड इम्यूनिटी हो चुकी है। दिस इज ऑल्सो सपोर्टेड, अब देखो हर्ड इम्यूनिटी का मीनिंग भी समझ आ गया होगा ना। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब कि ऑलमोस्ट जब 50 to 60% पॉपुलेशन को एक जगह की कोई डिजीज हो जाए और उनके अंदर एंटीबॉडी भी पैदा हो जाए, तो उसको बेसिकली क्या बोला जाता है, हर्ड इम्यूनिटी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय द फैक्ट, ये इस तथ्य से भी सपोर्ट होता है दैट इन लोहिया नगर द प्रभाग विद द हाइस्ट डिजीज प्रेवलेंस, कि लोहिया नगर में, जो कि वो प्रभाग है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये डिजीज कॉमन है या सबसे ज़्यादा ये डिजीज फैला हुआ है, डिटेक्टेड इन द सीरो सर्वे, और जो चीज़ सीरो सर्वे में पता लगी है, द इंसिडेंस रेट हैड फॉलन शार्पली इन द लास्ट 3 months। वहाँ पर जो है कोरोना वायरस होने का जो दर है वो पिछले 3 महीने में गिरा है। अब लॉजिकल सी बात है ना, देखो ये बोल रहे हैं लोहिया नगर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम ये पा रहे हैं कि मेजर पॉपुलेशन जो है उनके अंदर एंटीबॉडीज है, मेजर पॉपुलेशन जो है इम्यून हो गई। अगर एक जगह की मेजर पॉपुलेशन इम्यून हो गई, यानी कि अब वहाँ पर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कोरोना वायरस के केस घटने लग जाएंगे। तो यही वो बोल रहे हैं कि पिछले 3 महीने में ये दिख रहा है कि इंसिडेंस रेट, इंसिडेंट्स का मतलब कितने लोगों को जो कोरोना वायरस हो रहा है पिछले 3 महीने में क्या होगा, शार्पली घटा है, ये पता लग रहा है। तो इससे भी कहा जा सकता है कि अब वो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जो है बढ़ चुके हैं।
आई डोंट थिंक वी कैन स्टिल से दैट पूना हैज अचीव्ड और इज रीचिंग हर्ड इम्यूनिटी। अभी इन्वर्टेड कॉमर्स में ना, इन्वर्टेड कॉमर्स मतलब किसी व्यक्ति की निजी राय है, और ये निजी राय जो है डॉक्टर गगनदीप कांग की है। तो वो ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि अभी भी कि पूना जो है हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर चुका है और इज रीचिंग हर्ड इम्यूनिटी, या वो हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंच रहा है। बट द स्टडी इज इंपॉर्टेंट, परंतु शोध जरूरी है, बिकॉज इट शोज, क्योंकि ये दिखाता है दैट वेर एवर देयर वॉज हाई सीरो पॉजिटिविटी, क्योंकि ये दिखाता है जहां पर भी हाई सीरो पॉजिटिविटी थी। हाई सीरो पॉजिटिविटी का मतलब ये है कि सीरो सर्वे में ज्यादा लोगों के अंदर एंटीबॉडी निकली, इंसिडेंस रेट हैड फॉलन सब्सिक्वेंटली। तो वहां पर समय के साथ साथ क्या है, इंसिडेंस रेट ऑटोमेटिकली घट गया, यानी जितने लोग नए लोगों को जो है कोरोना वायरस हो रहा है वो ऑटोमेटिकली घट गया। यही बात मैंने बोली ना कि जितना ज्यादा क्या होगा, सीरो सर्वे में लोगों को पता लगेगा, जितनी ज्यादा एंटीबॉडी बन गई उतने ही लोगों को आगे जाके कम होगा। ये बात कही डॉक्टर गगनदीप कांग ने, जो कि प्रोफेसर है एट द क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एंड वन ऑफ द को ऑथर्स ऑफ द स्टडी। तो बेसिकली देखो सीरो सर्वे क्या बता रहे हैं, आप ये सोचो कि सरकारें सीरो सर्वे क्यों करा रही है। सरकार सीरो सर्वे इसलिए करा रही है ना, वो जानना चाहती है कि हम हर्ड इम्यूनिटी के कितने पास है। जैसे हमने बोला कि हर्ड इम्यूनिटी का मतलब कि पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से को ये इन्फेक्शन हो जाए, उनके अंदर एंटीबॉडीज पैदा हो जाए, खासतौर पर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, जिससे मतलब है कि बड़ी पॉपुलेशन अब इम्यून होगी। जैसे लोहिया नगर का एग्जांपल दिया कि वहां पर क्या है कि एक बड़ी पॉपुलेशन इम्यून हो चुकी है, और इसीलिए अब देखो कोरोना वायरस के केसेस वहां पर ऑटोमेटिकली कम हो रहे हैं। अलग अलग रहा है, जैसे पीछे डॉक्टर बल थी, उनको लग रहा है कि लोहिया नगर जो है, पुणे जो है, किसकी तरफ जा रहा है, उसकी तरफ जा रहा है हर्ड इम्यूनिटी की, लेकिन डॉक्टर जो गगनदीप कांग है उनको लग रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है। तो एनीवेज, अब हमको देखो सीरो सर्वे भी पता लग गया, इम्यूनिटी का मतलब भी पता लग गया, एंटीबॉडी का मतलब भी पता लग गया। तो ये टर्म्स अब क्या हो गया, फेमिलियर हो गया, यानी आगे जाके अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मिलेगा तो आपने घबराना नहीं। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये देखो ये पेजेस हैं, मैं स्लो करके चलाऊंगा। पॉज करा, कॉपी करा, फिर पॉज करा, इम्यूनिटी, इम्यून, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है, 40+ वर्ड्स है, बढ़िया वर्ड्स है। पॉज कीजिए और इसको अच्छे से कॉपी कीजिए, अपने नोट्स में ऐड कीजिए। ठीक है, और इसी तरीके के आर्टिकल से मैं आपके साथ मैं आपसे फिर से जल्दी मिलूंगा। मेरी तरफ से इसमें इतना ही। थैंक यू।